एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की कहानी लेकर मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े, आप राज वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको यूनिक और क्रीपी कहानियाँ मिलती रहें। मैं सालों से पैरानॉर्मल हंटर और इन्वेस्टिगेटर हूँ। कहानियों का विश्लेषण करना, मासूमों को बचाना और दुष्ट आत्माओं का सफाया करना, यही मेरा काम है। मेरे शुरुआती दिनों में जब मैं अपने अंकल के साथ इस फील्ड में आया था तो मुझे लगता था कि हम हीरोज़ हैं और हमारा काम दुनिया में सबसे महान है। लेकिन अब जबकि वो मर चुके हैं और साथ ही मेरे कई सारे दोस्त और फैमिली के लोग भी, तो मैं अब इस बात पर श्योर नहीं हूँ। जिंदगी एक ही ठर्रे पर चल रही है, जहाँ बार बार मीलों तक सफ़र करना और सस्ते होटलों में रहना और लोगों को बचाना, ये सब मेरे काम में शामिल है। लोगों की ज़िंदगियों को बचाने का भार मेरे कंधों पर है। ये भार इतना ज़्यादा है कि कम ही लोग इस भार को उठाकर चल सकते हैं। लेकिन मैं आज आपसे अपनी ज़िंदगी का दुखड़ा सुनाने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको मेरे लेटेस्ट एडवेंचर के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक ऐसी घटना थी जिसमें मैं बाल बाल बचा हूँ। चंद महीनों पहले जब मैं वेरियस न्यूज़ आर्टिकल्स और पुलिस की रिपोर्ट्स को खंगाल रहा था, तभी मुझे एक कागज़ के टुकड़े पर एक आर्टिकल मिला जो जैक नाम के आदमी के बारे में था। वो एक बिजनेस ट्रिप पर गया था जहां वो अचानक ही आक्रामक हो गया और उसने उसके बॉस पर अटैक कर दिया। वो लोग होटल में थे। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने सिर्फ इतना कहा, वो आम कमरा नहीं है, जो भी वहाँ रहता है वो अपने लिए कब्र खोद लेता है। दरअसल वो अपने बॉस को रूम 371 में रहने से मना कर रहा था और शायद वो अपने बॉस को बचाने के लिए उससे वहाँ से चलने के लिए कह रहा था। लेकिन जब उसका बॉस नहीं माना तो उसने उसे खींचना शुरू कर दिया और इस खींचतान में बॉस नीचे गिर गया, जिससे उसका हाथ टूट गया। हालांकि बॉस ने उसकी रिपोर्ट नहीं की थी, लेकिन जाहिर है कि उसके बाद न वो बिजनेस ट्रिप रही ना ही उनका रिश्ता। नॉर्मली मैं ऐसे केसेस से दूर रहता हूँ क्योंकि यहाँ मुमकिन था कि वो आदमी काम की वजह से थका हुआ और परेशान हो, जिससे उसका मानसिक संतुलन बहक गया और उसने बॉस पे हमला कर दिया। लेकिन फिर भी मुझे इसमें इंटरेस्ट था और मेरे पास कोई एक्टिव केस भी नहीं था, इसलिए मैंने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए इसको देखने की सोची। थोड़ी रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि जिस होटल में वो ठहरे हुए थे उसका नाम कोवनवुड इन था। इस होटल में सिर्फ 2 ही फ्लोर्स थे और रूम नंबर्स 101 से 256 तक थे और इसमें ना अब ना ही पहले कभी रूम 371 था। ये केस बनाने के लिए काफ़ी तो नहीं था, लेकिन ये फिर भी काफ़ी अजीब था। मुझे जैक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन उसके बॉस कोल्टर का मुझे ईमेल एक वेबसाइट पे मिल गया। उसने मुझे इस घटना के बारे में संक्षेप में बताया और उसका भी कहना यही था कि जैक के उसके ऊपर हमला करने से पहले उसे रूम 371 की चाबी दी गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो रूम में जाता ये घटना हो गई और वो होटल की लॉबी से ही वापस लौट गए। इस केस का प्लॉट अब गहरा नज़र आ रहा था। इसके बाद बारी थी होटल में फ़ोन लगाने की। मैंने 1 हफ्ते के टाइम में वहाँ 3 बार फ़ोन मिलाया और एंट्री लेवल स्टाफ से लेकर हायर मैनेजमेंट के लोगों तक से अलग अलग नाम बदल कर बात की। घोस्ट हंटिंग के धंधे में इसे रूल ऑफ 3 कहते हैं। इसमें आपको फालतू बातों में से काम की बात बिना सामने वाले को नोटिस किए निकालनी होती है। ये काम और अच्छे से हो सकता है अगर आपको अपनी आवाज़ बदलनी और एक्टिंग आती हो। पहला कॉल मैंने होटल की मैनेजर को लगाया, लेकिन जैसे कि मुझे उम्मीद थी, मैं चाहे जितना कोशिश कर लूँ वो इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी। दूसरा कॉल लोअर लेवल के स्टाफ मेंबर को मिलाया जिसका नाम टैमी था। वो शिफ्ट सुपरवाइज़र थी। जिस दिन वो घटना हुई थी वो काम पर नहीं थी,
लेकिन उसने अपने कोवर्कर से इस घटना के बारे में काफ़ी कुछ सुना था। उसने कहा कि जैक पागल हो गया था और वो चीख कर किसी तरह के रूल्स बता रहा था। मैं और इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता था लेकिन लाइन कट गई। मुझे यकीन है कि फ़ोन कटने से पहले मैंने मैनेजर की आवाज़ सुनी थी जो टैमी को डांट रही थी। तीसरा कॉल मैंने फ्रंट डेस्क पर लगाया। इस बार मेरी कोशिश ये थी कि मैं उस रूम 371 को बुक करूं जो होटल में है ही नहीं, जिससे शायद क्लर्क खुद उस हादसे के बारे में कुछ उगल दे। फ़ोन लगाने के बाद मेरे कानों में एक सपाट भावनाओं से परे आवाज़ आई, थैंक यू फॉर कॉलिंग द कोवनवुड इन। मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकती हूँ? क्या ये मुमकिन है कि मैं कोई स्पेसिफिक रूम बुक कर सकूं? ऑफ कोर्स सर, आप कौन से रूम में रहना चाहोगी? रूम 371। एक मिनट। रूम 371 आज रात और आने वाली हर रात के लिए खाली है। क्या आप बुक करना चाहोगे? नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? क्या मैंने गलत नंबर लगा दिया था? तो तुम कह रही हो रूम 371 यानी 371 अवेलेबल है? यस सर, आज रात और हर रात। और ये कोवनवुड इन मैसेच्यूसेट है? बिल्कुल सर। और तुम्हारे होटल में सिर्फ 2 फ्लोर्स है जिनके नंबर्स 101 से 256 तक है? करेक्ट सर। तो फिर रूम 371 कैसे आया? इसके बाद कुछ देर तक कोई आवाज़ नहीं आई और फिर थैंक यू फॉर कॉलिंग द कोवनवुड इन, जहां हम हमेशा कामना करते हैं कि आप अपना स्टे एंजॉय करें। गुड बाय। पहले मुझे शंका थी, लेकिन उस कॉल के बाद मुझे लगा कि मुझे अपना केस मिल गया है। मुझे बस थोड़ी और रिसर्च की ज़रूरत थी इससे पहले कि मैं फुल फ्लेज हंट पे निकल जाता। ज़्यादातर आत्माएं भटकती रहती है, लेकिन ये एक ही जगह पर कैसे अटक गई, ये बात अजरज में डालने वाली थी। अगर मुझे इसके निशान मिल जाए तो मैं इससे पैटर्न बना सकता हूँ, जिससे मैं उसके अगले शिकार को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। मुझे शुरुआत उन रूल्स से करनी थी जो टैमी ने बताया था कि जैक चीख कर बता रहा था, और उसके बाद मैं अंदर घुस सकता हूँ। 5 दिनों की रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि कई सारे लोगों को इसी तरह के मिस्टीरियस सर्वाइवल गाइड्स मिले हैं जिनमें अजीब तरह के रूल्स लिखे हुए थे। मैंने काफ़ी ऐसे केसेस पढ़ डाले थे। अब मेरा निशाना साफ था, मुझे बस अब एल को कॉल करना बाकी था। एल पैरानॉर्मल में पुराना खिलाड़ी था। उसे कई सारे अजीब मिस्टीरियस और पैरानॉर्मल चीज़ों से 2-2 हाथ किए थे। हालांकि अब वो ये काम छोड़ चुका था, लेकिन उसे अनुभव बहुत था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो ऐसी चीज़ों में चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया था। अगर कोई मुझे इसमें मदद कर सकता था तो वो सिर्फ वही था। एक रिंग के बाद ही एल ने फ़ोन उठा लिया। हेनरी, कमबख्त कहाँ मर गया था इतने दिनों से? क्या एक कॉल लगाने के लिए तेरे हाथ टूट जा रहे थे? मैं जानता हूँ एल, आई एम सॉरी, थोड़ा धंधे में उलझ गया था। तुम्हें तो पता ही है कैसे काम होते हैं ये सब। तुम्हारा हर्ट कैसा है? क्या अभी भी तकलीफ़ है? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ आर्टरीज में दिक्कत थी, लेकिन तुम जानते हो मैं इससे भी बड़ी मुश्किलों में पड़ चुका हूँ। खैर, तुमने कॉल किस लिए लगाया था? जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरी खैरियत पूछने तो नहीं लगाया होगा। हाँ, मुझे एक बड़ी मछली हाथ लगी है एल, और मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। यकीनन ये काफ़ी बड़ी होंगी, वरना तुम मुझे फ़ोन लगाने की बजाय औंधे मुँह कूद पड़ते जैसे तुम हमेशा करते हो। एल का इशारा पुराने केस की तरफ था जिस पे हम दोनों ने मिलकर काम किया था। ये उसके करियर का आखिरी केस था। मैं बेवकूफ़ और उतावला था। दरअसल किसी ने मुझे टिप दी थी और टिप देने वाला ज़्यादा रेपुटेबल भी नहीं था, और मैं बिना ज़्यादा सोचे उस घने जंगल में रात को चला गया। एल भी मेरे साथ ही था, लेकिन ये एक ट्रैप था और उन लोगों ने चांदनी रात में हमारा तेल निकालने का पूरा प्लान बना लिया था।
लेकिन हमने भी उन्हें छठी का दूध याद दिला दिया था। ज़्यादातर मॉन्स्टर्स को एल ने ही मारा था, लेकिन मैंने भी अपने जौहर खुल के दिखाए थे और उसके बाद वो घिनौने क्रिएचर्स दर्जनों की संख्या में आने लगे, जिससे हमें धोती उठाकर वहाँ से भागना पड़ा। हमें इतनी चोटें आई थी कि हमें अस्पताल में कुछ दिन बिताने पड़े। हालांकि उस टाइम एल ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो इस घटना के लिए पूरी तरह मुझे ही जिम्मेदार मानता था और सालों तक उसी बात के ताने किसी कटीली सांस की तरह मारता रहा। लेकिन मैं भी इस बात के लिए अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकता। देश भर में ये अजीब सर्वाइवल गाइड्स मिलने लगी है अलग अलग जगहों पर, और इनकी वजह से लाशों की तादाद बढ़ने लगी है। मैं नहीं जानता कि ये। इससे पहले कि मैं अपनी बात कह पाता, एल ने गहरी सांस भरी। मैं जानता हूँ तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मेरे ठिकाने पर आ जाओ, इसके बारे में तसल्ली से बात करते हैं। एल, तुम बॉर्डर के पार 300 मील दूर हो। मैं वहाँ एल खड़ूस और तन्हा आदमी था। शायद वो किसी से मिलना चाहता था। खैर, इसके लिए मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकता। खैर, वक्त पड़ने पे तो गधे की भी आवभगत करनी पड़ती है और उसे भी मेरे आने से कुछ तसल्ली मिलेगी। इसलिए मैं 300 मील की लंबे सड़क पर निकल पड़ा। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, एल का घर वीराने में बसी एक छोटी सी कुटिया थी, देश की बढ़ती आबादी से कोसों दूर। यह ऐसा घर नहीं था जिसको देखकर लगे कि यहाँ कोई शिकारी रहता हो, लेकिन एल को ये पसंद था। मेरे ख्याल से उसे ये उसकी मरी हुई वाइफ की याद दिलाता था। वो हमेशा ऐसे ही घर के बारे में बातें किया करती थी। एल मुझे दरवाजे पे लेने आया। ओह, इधर आओ सुअर, ये कहते हुए उसने मुझे गले लगा लिया। ठीक है, चलो अंदर चल के बात करते हैं। एल मुझे अंदर लाया। मैंने एक सोफ़ा संभाला, फिर उसने मुझे खाने पे बुलाया और बियर दी और मेरे करीब बैठ गया। ठीक है एल, तुम क्या जानते हो? ये काफ़ी बड़ा है। तुम उसके बारे में सही थे, लेकिन उसने मेरी तरफ नज़र दौड़ाई। ऐसे लग रहा था कि वो जो कहने वाला है शायद मुझे पसंद ना आए। कम ऑन एल, मैं सैकड़ों मील ये सुनने नहीं आया। ये बेहतर होगा कि कुछ अच्छी बात हो। गुड न्यूज़ ये है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा सामना किससे है। ये आदमी बातें घुमाने में माहिर है, खासकर जब मैं उससे कोई काम की बात निकालने की कोशिश करता हूँ। वो मुझे जानबूझकर बीरबल की पहेलियों में उलझाता है। अच्छा बताओ फिर बैड न्यूज़ क्या है? सच तो ये है कि मैं इसके पीछे सालों से लगा हुआ हूँ। तुम उसे पकड़ नहीं पाओगे बेटे, ये बहुत ही अलग है। उसका सुराग लगाने से पहले ही वो किसी और जगह पर चली जाएंगी और तुम उसकी धूल को भी नहीं पा सकोगे। चली जाएंगी मतलब जनाना है? हाँ, मर्द भी वैसे तो हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। ज़्यादातर औरतें ही होती है। ये एक विच है हेनरी, और काफ़ी शक्तिशाली। एल ने मुझे एक्सप्लेन किया कि उस विच और उसके पीड़ितों के बीच में डील होती है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिस पे लीगली साइन करने की ज़रूरत नहीं है, और एक बार कोई उसे कबूल कर ले और उसके बाद अगर कोई भी रूल तोड़े तो वो विच उसकी जान ले लेती है, और हर एक आत्मा को निगलने के बाद वो और भी शक्तिशाली हो जाती है। लेकिन लोग रूल्स को तोड़ते ही क्यों हैं? ये सब उनकी चाल होती है। ज़्यादातर रूल्स बहुत सिंपल होते हैं, इतने सिंपल कि तोड़ने वाला बिना जाने ही तोड़ देता है। जैसे 11 बजे के बाद बाथरूम नहीं जाना है। अब अगर किसी को ज़ोर की लगी हो तो वो कहाँ रूल्स पढ़कर देखेगा कि जाए या ना जाए। लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो एल? मैंने ज़्यादातर ये एक आदमी से पता किया है जो केप कोड में एक होटल में मेरे कमरे के नज़दीक रहता था। उसे वो लिस्ट मिली और उसने हर रूल को एक एक करके तोड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी वो वहाँ से ज़िंदा निकल कर आया था। यहाँ तक कि उसने मुझे वो लिस्ट भी दी थी। क्या?
तुम्हारा मतलब अभी वो तुम्हारे पास है? तुम कितने टाइम से उसे दबाए बैठे हो? एल अपने डेस्क पर गया और ड्रॉवर से कागज का एक टुकड़ा खींचकर निकाला और मेरी गोद में फेंक दिया। ये तुम्हारे ज्यादा काम नहीं आएगा। मैंने इसे इतनी बार देख लिया है कि मैं गिनती भूल गया हूं। ये काफी अजीब तरह से खूबसूरत था। मैं इस केस को काफी लंबे टाइम से फॉलो कर रहा था और अब इस कहानी का एक अंश मेरे हाथों में था। नॉर्मल पेपर से काफी अलग है, क्या कहते हो एल? ये पेपायरस से बना है, जादू के लिए जरूरी है। पेपायरस पुराने जमाने में मिस्र के लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पुराना कागज था। मैंने उसे पलटकर देखा तो उसके पीछे निचले कोने पर एक काला धब्बा था। ये क्या है एल? धब्बा है, शायद उस आदमी ने इस पे वाइन गिरा दी होंगी। मुझे यकीन है वो वाइन नहीं थी। मैंने एल के बुक शेल्फ में से डिमोनिक डीलिंग नाम की किताब निकाली और पन्ने पलटने लगा। एल, तुम विचों के डील्स के बारे में क्या जानते हो? इन रूल्स को छोड़ के ये कि विच और इंसान के बीच वर्बल कॉन्ट्रैक्ट होता है। विच इंसान की विश पूरी करने की कसम खाती है, बदले में इंसान उसे अपनी आत्मा का एक भाग देने की बात कहता है। क्यों, तुम क्या करने वाले हो? मुझे आखिर वो पेज मिल गया जिसे मैं ढूंढ रहा था। वहीं पर मुझे एक तस्वीर भी मिली। इस तस्वीर में दो हाथ एक प्याले को पकड़े हुए थे जिसमें लाल रंग का पदार्थ था। और डील्स को सील कैसे किया जाता है एल? दोनों पार्टीज के खून से। हम सब इस बात को जानते हैं हेनरी, लेकिन ये अलग है। इसे परमिशन की ज़रूरत नहीं है और ना ही ये कोई विश पूरी करती है। तुमने रूल तोड़ा और तुम गए। That's it। जाहिर है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में पीड़ित का खून नहीं लगता है, लेकिन उसकी आत्माओं को क्लेम करने के लिए विच का खून जरूरी है। ये कहते हुए मैंने उस कागज पे लगे धब्बे को उसे दिखाया। इस बात को सुनकर वो सोच में डूब गया। तुम बड़े होशियार हो लौंडे। तुम्हारा मतलब ये विच का खून है? कोई शक? लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा? हम इसे ताज़े खून के बगैर शुरू नहीं कर सकते। 2 महीनों से ज़्यादा पुराने खून नहीं चलने वाला, और ये तो मेरे पास सालों से है। मैं जानता हूँ, लेकिन खून तो खून होता है और इससे भूत, डीमंस और विचेस बंदी होती है। अगर हम इसी तरह के पेपर पर इसी तरह की इंक से ऐसे ही रूल्स लिखे और इस खून को उस नए कागज़ पर डाले, तब वो इस डील से बंध जाएंगी और फिर हम रूल्स को तोड़ेंगे, जिससे उसे हमारी आत्मा कलेक्ट करने आना पड़ेगा, और जब वो आएंगी हम उसे मार देंगे। एल ने मुझे घिनौनी नज़रों से देखा। क्या तुम पागल हो गए हो? पिछली बार की घटना से तुम्हारा जी नहीं भरा? हमें पता नहीं है कि इसके अलावा भी कोई रूल्स है या नहीं, और ऐसे बिना पूरी बात जाने कूद पड़ना कहाँ की अक्लमंदी है, और वो भी उस विच के खिलाफ जो सबसे शक्तिशाली है। उसके लहजे से मैं उसकी एक्साइटमेंट भांप गया था। वो भी इस केस पर इतने दिनों की लंबी छुट्टी के बाद काम करना चाहता था। एल, तुम मेरे साथ हो या नहीं? उसने अपना सर दूसरी तरफ घुमाया, फिर दोबारा मेरी तरफ देखकर बोला, तुम जानते हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। 1 हफ्ते में हमने सारी चीजें तैयार कर ली थी। विच को मारने के हथियार, जिसे डेड सी के पानी से धोया गया था, और वेल्डिंग की टॉर्चेस। साथ ही हमने नए रूल्स लिखे थे उस लिस्ट में। ये रूल्स ऐसे थे जो हमने एल की कुटिया को देखकर डिज़ाइन किए थे, जैसे 10 बजे के बाद सारे लाइट्स ऑफ, बेडरूम का डोर हमेशा बंद रखना, सूरज डूबने के बाद बाहर कदम नहीं रखना, अगर कोई 3:30 बजे के बाद दरवाजे पर दस्तक दे तो बाहर नहीं निकलना, अगर टीवी ऑन हो तो चैनल 9 पर नहीं लगाना। पुराने कागज़ से नए कागज़ पर खून लगाने के बाद हम सारे रूल्स को तोड़ने पर लग गए। 12 घंटे गुजर गए।
हमने सारी रात लाइट्स को ऑन रखा था, बेडरूम के दरवाजे को भी खुला छोड़ा था। टीवी पे चैनल 9 चल रहा था। एक्चुअली इस चैनल पे सिर्फ स्टैटिक ही आ रहा था और रात में हम बाहर भी गए थे। फिर हम दरवाजे पर दस्तक होने का इंतज़ार करने लगे, लेकिन कोई नहीं आया। हम बस इंतज़ार करते रहे और कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि किसी ने दस्तक नहीं की, लेकिन हमने बाकी 4 रूल्स तो तोड़े थे। दोपहर के 2 बज रहे थे। एल ने मेरी तरफ सर हिलाते हुए कहा, लगता है हम चूक गए लौंडे। ये बात सुनकर मैं अपनी हार कबूल करने ही वाला था कि तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया, जिससे दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे से एक आदमी आया जिसके बाल सफ़ेद हो चले थे और वो 50 साल का होगा। उसके चेहरे पर स्माइल थी। आखिरकार वो विच एक आदमी निकला। हेलो बॉयज, मेरा इंतज़ार हो रहा है। एल और मैं बिजली की रफ्तार से उस पर टूट पड़े। हमने खंजर एक साथ उसके अंदर घोंपा, लेकिन वो उसके आर पार निकल गया और उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर हमने टॉर्चेस उठाकर उसकी स्किन जलाने की कोशिश की, लेकिन उससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस अपनी कलाई को हिलाया और हम दोनों किसी अनदेखी ताकत के जरिए उठाकर दीवार पर फेंक दिए गए। ऐसे लग रहा था जैसे हम दीवार पर टंगे हो। उसने कोई मंत्र नहीं पड़ा था। ये प्योर जादू था, पावरफुल मैजिक। मेहमानों का स्वागत ऐसे तो नहीं किया जाता। हमने खुद को छुड़वाने की कोशिश के लिए जोर आजमाया, लेकिन कोई फायदा नहीं था। पता है, मुझे यहाँ आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। मेरा खून इस्तेमाल करना वाकई काफ़ी जीनियस आइडिया था, लेकिन मेरी लिखावट के बिना ये चीज़ बेमानी है। नियम हमेशा मैं लिखता हूँ। हमारे चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर वो कह लगाने लगा। मैं ये देखकर कि 2 इंसान मेरे भटे में टांगे अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को तुमसे मिलने से रोक नहीं पाया। मुझे अपनी गुफा से निकालकर तुम क्या हासिल करना चाहते थे? उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया और जाकर उस सोफे पर बैठ गया जहां हम चंद लम्हों पहले बैठे थे। और ये बेकार सा खंजर और आग, ये मुझ जैसे महामहिम के लिए कुछ भी नहीं है। मैं हर चीज से अपना बचाव कर सकता हूँ। मेरे पास गंवाने के लिए कई सारी आत्माएं हैं। तुम क्या चाहते हो? मैं हड़बड़ाहट में चिल्लाते हुए उससे पूछ पड़ा। सजा। हालांकि तुम लोगों ने मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स के रूल नहीं तोड़े, बल्कि तुम्हारा और मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं थोड़ी मस्ती भी ना करूं। उसके बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई। ये क्या है? विच बोला। लगता है और बाराती आने वाले हैं। अंदर आ जाओ। दरवाज़ा खुला और 2 शख्स अंदर आए। ये वो लोग थे जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता था। ये कोई और नहीं बल्कि मेरे अंकल और एल की वाइफ थी। वो हमारे पास आए और विच ने हमें अपनी गिरफ्त से छोड़ दिया। तुम अपने मुर्दा रिश्तेदारों को देखकर खुश हो? बिना किसी चेतावनी के वो बदलने लगे। उनके नाखून बड़े होने लगे और वो ज़मीन की तरफ झुक गए। उनके मुंह भी काफ़ी अननेचुरली बड़े हो गए थे, जिनसे बड़े बड़े दांत झांक रहे थे। आखिर में उनकी दोनों आंखें सर के बीच में आकर मिल गई और एक बड़ी सी पीली आंख बन गई। और फिर उन्होंने हमला किया। एल और मैंने उन्हें चुकाने की कोशिश की, लेकिन वो काफ़ी तेज़ और उनके हाथ भी काफ़ी लंबे थे। हम चाहे जो कर ले, वो हमें पकड़कर हमारी खाल उधेड़ने लगे थे। उन्होंने हमें दबोच लिया था और हमारी चीखों से ये कुटिया गूंजने लगी थी। ओह, क्या हुआ? क्या इंसान इतने नर्म पड़ चुके हैं
कि थोड़ी सी शरारत भी सहन नहीं कर सकते? इससे पहले कि वो लोग हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ देते, एल ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। रुको, मैं डील करना चाहता हूँ। उन क्रिएचर्स ने अपनी पकड़ एकदम से ढीली कर दी। विच भी मेरे ही तरह हैरान था। ओह, मैंने इसकी उम्मीद तो नहीं की थी। बताओ एल, क्या है तुम्हारा दिमाग में? तुम्हारी आत्मा का टुकड़ा जिससे मैं तुम्हें छोड़ दूं? माफ करना, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं है। इससे अच्छा तो ये है कि मैं तुम्हें तड़पता हुआ देखूं। एल ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंख से एक कतरा निकल पड़ा। लड़के को जाने दो और तुम मेरी पूरी आत्मा ले लो। एल के ये कहते ही दोनों क्रिएचर्स गायब हो गए और विच की आंखों में चमक कौंधने लगी। एल, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं। विच ने अपनी दोनों उंगलियां मिलाई और मेरा मुंह बंद हो गया। माफ करना लौंडे, मैं इसके लिए अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं थक गया हूँ। मेरी वाइफ भी चली गई, मेरी बेटी भी। तुम अकेले हो जो मेरे पास बचे हो। विच मुस्कुराते हुए बोला, तो सौदा पक्का? एल ने मेरी तरफ देखा और आखिरी बार मुस्कुराया। इस वक्त तक मेरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। मैंने तुम्हें कभी दोषी नहीं माना। भले ही मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें हमेशा अपना बेटा कहने में मुझे फक्र होता था। और उसके बाद वो गायब हो गए और फिर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मैं ज़मीन पर गिर गया। सब खत्म हो चुका था। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी नासमझी आखिर एल की जान ले गई। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट्स करें। और हाँ, अगर आपने YouTube पे चल रहे एक खूनी कल्ट के बारे में नहीं सुना तो ये वीडियो देखें। और लापता लोगों के सच्चे केसेस के लिए इस प्लेलिस्ट को चेक करें।